Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. As you know, we have completed two parts of the chapter in which we have discussed basically the situation of our country. We have discussed what were the position of India at that time, and we have discussed that what was the world scenario also. Basically, we have discussed Cold War and we try to understand the policy of our country. That why did we try to make our distance from both of the you can say superpowers of that particular time, right? In last part we have understood the role of Nehru's policy also. Along with that, we have also discussed in detail the two ideologies on which the world was divided into two blocks, Soviet bloc and capitalist blocks, right? And we have also understood that India tried to make a distance from both of the countries, right? Because we did not join any of the country formally to be a part of one bloc. Either it was capitalist or it was socialist bloc, right? So today we are going to discuss distance from two camps. Last class में हम लोगों ने जो डिस्कस किया that was related to ideologies, कि हमने दो ideologies को फॉलो नहीं किया. अब हम क्या रीड करेंगे? अब हम रीड करेंगे कि ये जो कंट्रीज थी दोनों, यूएसए और जो यूएसएसआर का ग्रुप था, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस. और उस इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए क्या था? उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि वो लोग क्या करें, अपनी कहीं ना कहीं एक ऐसा नेम बनाए वर्ल्ड में कि अपने मिलिट्री कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए. अब इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, खुद के साथ ऐसी और कंट्रीज को इंक्लूड कर लिया जो उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रही थी, और उसके बाद अपना क्या बना दिया, एक मिलिट्री अलायंसेस एक टाइप से बनाना शुरू कर दिए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से. उसका क्या मोटिव होता था कि जो एक मिलिट्री ग्रुप में जो कंट्रीज इंक्लूड होती थी, तो इसमें क्या होता था, वन फॉर ऑल फॉर वन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनमें से किसी एक कंट्री पर कोई और कंट्री अटैक करती है तो वो सारे कंबाइंड एफर्ट्स लगाएंगे और कंबाइनली उस अटैकर कंट्री को डिफीट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो अब यहां हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मिलिट्री ग्रुप्स बने, राइट? सो लेट अस स्टार्ट टुडे. द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि हमारी कंट्री की जो पॉलिसी थी दैट वाज नॉन-अलाइनमेंट. हम इसी को एडवोकेट करते आ रहे थे कि जरूरी नहीं कि हम किसी बड़ी कंट्री के साथ इंक्लूड हो जाएं. क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन आइडेंटिटी, और अगर हमारी खुद की आइडेंटिटी है देन वाई शुड वी ज्वाइन एनी अदर कंट्री, राइट? तो हमेशा से किसको एडवोकेट करते आए हैं हम लोग? हमेशा से एडवोकेट करते आए हैं नॉन अलाइनमेंट और पीसफुल एनवायरनमेंट को, कि वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाए, राइट? बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस. उसके लिए सबसे जरूरी क्या था? जो कोल्ड वॉर की टेंशंस थी उनको डिक्रीज करना, उनको खत्म करना, उनको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना. एंड बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन. इसके अलावा क्या था कि हमें क्या कंट्रीब्यूट करना था? हमें बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स टू दी यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन. और देखो, जैसे ही कोल्ड वॉर की टेंशंस खत्म होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो जाएगी. और पीस मेंटेन करने के लिए हमने लास्ट क्लास में डिटेल में क्या पढ़ा था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो मतलब the policy of India, or you can say the foreign policy of our country, which was based upon peaceful coexistence, that was also fulfilling the motto of UN, United Nation Organization, right? You might ask why India did not join either of two camps during the Cold War era. अब आपके दिमाग में देखो एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि अगर हमारी आइडियोलॉजी, बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो चाह रहे थे कि हम ना सोशलिज्म के ज्यादा क्लोज हैं, That's why we should choose that Soviet bloc. कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि भाई ना जो सोवियत ब्लॉक है ना, that is not beneficial and that is not appropriate and that is not complete for the growth of the economy of the country. That's why we should adopt USA ideology, that was capitalist ideology, है ना? तो अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर इंडिया ने क्यों नहीं इनमें से किसी एक कैंप को ज्वाइन कर लिया, राइट? क्योंकि हम क्या कर सकते थे, हम अपने ज्यादा इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते थे अगर ऐसा होता तो, राइट? बट व्हाई डिड नॉट वी ज्वाइन एनी ऑफ द कैंप ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा?
because India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other. क्यों नहीं किया? क्योंकि हम चाह रहे थे कि जितने भी मिलिट्री अलायंसेस है ना, चाहे वो यूएसए उसको लीड कर रहा है, चाहे उसको सोवियत यूएसएसआर लीड कर रहा है, हम क्या करेंगे, उन दोनों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, राइट? As you read in the book Contemporary World Politics during the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization. आप लोगों ने अभी भी रशिया यूक्रेन फाइट में सुना होगा, नाटो का नेम बड़ा जबरदस्त तरीके से, है ना? तो ये वो क्या था, ये मिलिट्री अलायंस ही था. मिलिट्री अलायंस मीन्स कि वही जो मैंने आप लोगों को बताया, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. मतलब अगर इनके ऊपर कोई अटैक करता तो ये सारे मिलकर एक हो जाते हैं, है ना? और सभी एक बनकर ऑल क्या बन जाते हैं, वन बन जाते हैं. देन दे ट्राई टू फेस दैट पर्टिकुलर चैलेंज. तो ऐसे में अब देखो ये लोग क्या कर रहे थे, अब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो लोग स्ट्रांग होते, है ना? क्योंकि अगर देखो, अगर आपको ये दिखाना है कि वर्ल्ड में ना आप सबसे पावरफुल हो, राइट, तो क्या चीजें जरूरी हैं? आपको इतना स्ट्रांग भी तो होना पड़ेगा ना कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, यू आर रेडी टू आंसर दैट पर्टिकुलर अटैक, है ना? इसीलिए अब देखो इन लोगों ने किस वे में अट्रैक्ट करने की कोशिश की कंट्रीज को. इन्होंने बोला कि आप हमारी ना आइडियोलॉजीज को फॉलो करना शुरू करो. और अगर छोटी छोटी कंट्रीज, अब देखो क्या हुआ, छोटी छोटी कंट्रीज इनकी आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुई. लेकिन अब उन छोटी छोटी कंट्रीज के माइंड में भी तो क्वेश्चन होगा ना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग एनी वन पर्टिकुलर ब्लॉक, है ना? ये तो जाहिर सी बात है, वो छोटी छोटी कंट्रीज के दिमाग में भी क्वेश्चन आए होंगे कि हमारा क्या बेनिफिट है अगर हम किसी पर्टिकुलर कैंप को ज्वाइन करते हैं. तो इन्होंने क्या उन लोगों को एक टाइप से ग्रीड दिया कि अगर आपके जो बॉर्डर्स होंगे ना, हम उनको आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे. अगर आप पे कोई अटैक करेगा देन वी विल हेल्प यू बाय, यू कैन से बाय आवर मिलिट्री, है ना, एंड बाय अ यूनिफाइड प्रोसेस ऑल्सो, राइट? तो ऐसे में क्या किया, जो यूएसए था उसने तो क्या बना दिया, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका क्या था, मिलिट्री एसोसिएशन, यू कैन से मिलिट्री ग्रुप था उनका. और अब अगर यूएसए ने कुछ ऐसा बना दिया तो क्या अब यूएसएसआर चुप बैठेगा? आपके दुश्मन ने कुछ कर लिया तो आप क्या चुप बैठ सकते हो? दैट्स नेवर पॉसिबल, है ना? और यही चीज यहां पर भी हुई. जैसे ही यूएसए ने नाटो फॉर्म किया, वैसे ही अब उसको रिप्लाई करने के लिए यूएसएसआर ने क्या कर दिया, वॉर्सो पैक्ट साइन करवा लिया, राइट? केम इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब अब देखो कहीं ना कहीं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ आ गए थे, है ना? पहले तो आइडियोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब उस आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं रियल फॉर्म देने के लिए कि अगर फ्यूचर में कहीं वॉर भी हो जाता है तो वर्ल्ड को क्या करना था, पूरे के पूरे 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करना था, है ना? अब जो कंट्री आपकी तरफ है वो क्या करेगी, वो आपका ग्रुप ज्वाइन करेगी, और जो कंट्री आपकी तरफ नहीं है वो दूसरा ब्लॉक ज्वाइन करेगी. तो इट मींस जो कंट्री यूएसए और उसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, नाटो. और जो कंट्रीज सोवियत आइडियोलॉजीज को, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, वॉर्सो पैक्ट. फाइन. इंडिया एडवोकेटेड. अब देखो इंडिया का क्या रोल था भाई उस टाइम पे, और देखो ये जो उस टाइम पे हमारा स्टेप था ना कहीं यू कैन कंसीडर हाउ इंपॉर्टेंट इज इट. क्यों इंपॉर्टेंट था कि उस लेवल पे जहां हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम था कि हम बहुत सारी चीजों में तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, राइट? क्योंकि हमें बहुत सारी कंट्री से इवन ग्रेन्स भी इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे. वो पोजीशन थी हमारी कंट्री की. अगर ऐसी पोजीशन है तो उस टाइम पे हमारा स्टैंड क्या होगा भाई? क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी ना, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उनको तो अपनी एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम थी. अभी वो इंडिपेंडेंट हुई है और इंडिया भी उन्हीं में से इंक्लूड था, राइट? तो अब इंडिया जैसी कंट्रीज की क्या पोजीशन थी, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच. और हमने जो पॉलिसी जो हमारी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो हमारी क्या थी, नॉन अलाइनमेंट, राइट? दिस वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट. देखो हमने क्या किया, हमने कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की. बैलेंस कैसे कि हम ना तो उस तरफ जा रहे हैं, हम ना उस तरफ जा रहे हैं, है ना? मतलब ना तो हम कंप्लीटली फॉलो करेंगे कैपिटलिज्म को, ना हम कंप्लीटली फॉलो करेंगे सोशलिज्म को. लेकिन कई बार क्या होता है, बैलेंस होता है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, राइट? अब देखो क्या हुआ इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट
over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. But in the same year when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. अब देखो क्या हो रहा था, अगर आप लोग एक्चुअल में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हो ना, एक्चुअल में अगर आप स्टडी करते हो कि हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी, हम उसके क्या हैं, कहीं ना कहीं हम उसको इनिशिएट करने वाली कंट्रीज में इंक्लूड होते हैं. बट जब आप एक्चुअल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करते हो ना, यू विल बी एबल टू फाइंड एट लॉट ऑफ द प्लेसेस कि हम कहीं ना कहीं खुद को ज्यादा क्लोज पाते हैं. किसके? रशिया के. क्योंकि रशिया क्या है, रशिया हमारा एक ऐसा फ्रेंड रहा है जिसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है ना. तो देखो अगर, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हमारे रशिया का इंपैक्ट इतना ज्यादा है हमारी कंट्री के ऊपर कि हमने जो 1976 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हमने क्लियरली वर्ड ऐड कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट दैट इज द इंपैक्ट ऑफ यूएसएसआर, यू कैन से, राइट. तो अब हम कहीं ना कहीं खुद को क्या पा रहे थे, हम देखो एडवांटेज दोनों से लेना चाह रहे हैं, है ना, बट इवन देन आइडियोलॉजिकली वी वर फाइंडिंग आवरसेल्फ क्लोज टुवर्ड यूएसएसआर. अब देखो कहीं ना कहीं यहां पे आपको क्या दिखेगा कि हमने जो बोला था ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी एक को फेवर नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू बी बैलेंस्ड, है ना, वी विल ऑलवेज प्रेजेंट अ बैलेंस्ड व्यू जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को फेवर नहीं कर रहा है. लेकिन यहां पर देखो वही प्रॉब्लम हुई, वही चीज हैपन हुई हमारे साथ, क्या कि जब 1956 में ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर, और वो किस चीज के रिगार्डिंग था, स्वेज कैनाल, क्योंकि जो इजिप्ट था ना उसने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज्ड कर दिया था. तो उसके रिगार्डिंग अब क्या हुआ, उसके रिगार्डिंग ब्रिटेन ने अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर. तो अब क्या किया, इंडिया ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया, मतलब इंडिया ने स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट वॉइस अराइज की, क्योंकि इंडिया को क्या लगा, क्योंकि देखो ये इजिप्ट का मैटर था, तो इंडिया को क्या लगा कि ये कहीं ना एक नियो कोलोनाइजेशन है, जो ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल इंपोज करने की कोशिश कर रहा है. इसीलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने डायरेक्टली अपोज कर दिया उस पॉलिसी को ब्रिटिशर्स की. लेकिन फिर क्या हुआ, बट जैसे ही उसी सेम ईयर में यूएसएसआर ने हंगरी में अटैक किया, हंगरी में इंटरवेंशन करने की कोशिश की, लेकिन हमने क्या किया, हमने पब्लिकली उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट को ज्वाइन ही नहीं किया, राइट. और देखो ये चीजें तो चलो बहुत ईयर पहले हो चुकी हैं. क्या अब जब रशिया यूक्रेन फाइट हुई, क्या इंडिया ने ओपनली रशिया को कहीं पे क्रिटिसाइज किया? अब तो आप लोग समझने की पोजीशन में हो, यू आर इन 12th क्लास राइट नाउ, तो अब तो आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है. क्या आपने कभी देखा इंडिया को कि उसने इंटरनेशनल एसोसिएशंस के स्टेज पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज पे कभी भी ओपनली क्रिटिसाइज किया रशिया को? नो. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम द एंशियंट टाइम यू कैन से, यानी कि स्पेशली हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से हम लोगों ने क्या फील किया है कि रशिया हमारे क्लोज है ना. So despite such a situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both the blocs. अब देखो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक टाइप से, एक तो ये कहीं ना कहीं हम खुद को यूएसएसआर के क्लोज तो पाते ही हैं, बट यहाँ जब इंडिया ने क्या किया, हमने कुछ नहीं बोला किसके मामले में, यूएसएसआर के मामले में. तो हमने क्यों नहीं बोला भाई? क्योंकि हमारी चॉइस, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना. हमारे ऊपर किसी कंट्री का फोर्स नहीं है कि जो वो हमें बोलेंगे हम तभी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी कुछ अपनी वर्डिंग्स एक्सप्रेस करेंगे. नो, राइट. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ बोला ही नहीं. और देखो इसका एडवांटेज हम लोगों को क्या मिला, इसका एडवांटेज हम लोगों ने क्यों लेने की कोशिश की कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स थे ना वो हमें हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हमें दोनों से हेल्प की रिक्वायरमेंट थी. यूएसए से हम लोग ग्रेन्स और ये सारी चीजें मंगवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं रशिया से हमें क्या थी, टेक्नोलॉजिकली एड्स की रिक्वायरमेंट थी, राइट. यानी हमें हेल्प की रिक्वायरमेंट थी दोनों की दोनों कंट्रीज से. तो अगर हम ऐसा करते कि एक के साथ चले जाते तो दूसरी कंट्री डेफिनेटली हमारे साथ एनिमीशिप फॉलो करती, राइट. इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा, एक मिडिल पाथ फाइंड आउट किया. दैट आई ऑलवेज टेल यू कि हमारी कंट्री हमेशा मिडिल पाथ पे चलती है, राइट. तो हमने क्या किया, वही हम लोगों ने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, एक नया सिस्टम, ताकि हम दोनों की दोनों ब्लॉक से बेनिफिट गेन कर सके. और देखो इसका बेनिफिट हम लोगों को हुआ भी. वो कैसे हुआ,
क्योंकि देखो ये जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तभी से क्या हो गया था, वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। बट हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी पॉलिसी ऑफ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन इसका देखो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि जब 1962 में चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, क्योंकि देखो चाइना और जो रशिया है, यूएसएसआर था उस टाइम का, दोनों की आइडियोलॉजी दैट वाज सेम, राइट। तो जब हमने हेल्प मांगने की कोशिश की तो रशिया ने हमें क्या बोला कि अगर भारत हमारा फ्रेंड है, इंडिया अगर हमारा फ्रेंड है, तो जो चाइना है वो हमारा ब्रदर है, क्योंकि हमारी और उसकी आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए हम चाहकर भी इंडिया की हेल्प नहीं कर सकते। एंड अब देखो अगर रशिया ने मना किया तो यूएसए ने इसको क्या लिया, एज एन एडवांटेज, है ना। तो यूएसए ने हमारी हेल्प कर दी, राइट। अब उसका रिवर्स कब हुआ, जब 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आर्म्स और ये सारे मिलिट्री वेपन्स वो सारे के सारे इंपोर्ट कर रहा था यूएसए से। तो यूएसए इनडायरेक्टली जब हेल्प कर रहा था पाकिस्तान को, तो उस टाइम पे हम लोगों की हेल्प कौन कर रहा था, हमारी हेल्प कर रहा था यूएसएसआर, राइट। गॉट इट। इट मीन्स हमें क्या मिला है, हमें बेनिफिट हमेशा मिला है, राइट। और कहीं ना कहीं वो जो 1965 और 1971 का वॉर था उसमें यूएसएसआर ने हमें इतनी स्ट्रांग हेल्प की है कि उन्होंने यूएसए को यहां तक भी थ्रेट दी कि अगर आप लोग ऐसे ही पाकिस्तान को हेल्प करते रहोगे आर्म्स की फॉर्म में, तो ये वॉर जो होगा वो इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा, वो होगा फिर रशिया और यूएसए का। तो मतलब इतनी ज्यादा हेल्प मिली है हमें बिकॉज ऑफ आवर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, राइट। और इस वजह से देखो हम नॉन अलाइनमेंट रहे, बट 1971 में हम लोग क्या करेंगे, 20 ईयर की फ्रेंडशिप ट्रीटी करेंगे रशिया के साथ, राइट। दैट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम थोड़े टिल्टेड हैं टुवर्ड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, राइट। होप यहां तक आपको क्लियर है कि हम लोगों को क्या करना था, दोनों ब्लॉक से बेनिफिट गेन करना था बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल कंडीशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, नॉट ओनली पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ऑल ऑफ द कंडीशंस, है ना। और वो इसी चीज को हमें सिखा रही थी कि अभी आपको दोनों के दोनों ब्लॉक से हेल्प की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई वी वर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। सो अब देखो, while India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. अब देखो, जो काम इंडिया ने करना है पाकिस्तान को क्या करना है, या तो उससे कुछ दूसरा काम करना है, ऑपोजिट ही करना है ना, या फिर अगर हमने कोई डेवलपमेंट किया तो पाकिस्तान को भी वही डेवलपमेंट करना है। तो अगर हम नॉन अलाइनमेंट बन रहे हैं और उसको अगर हम लीड कर रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान उसको ज्वाइन करेगा? नेवर एवर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिर वर्ल्ड में ये इंपैक्ट जाएगा कि पाकिस्तान ने वही आइडियोलॉजी फॉलो कर ली दैट इज लेड बाय इंडिया ओनली, है ना। तो जहां हम लोग कन्विंस कर रहे थे दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो नॉन अलाइनमेंट पार्ट को ज्वाइन कर लें, तो वही पाकिस्तान ने क्या कर दिया, यूएसए की मिलिट्री अलायंस क्या पड़ा था अभी, नाटो, NATO। तो पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन कर लिया, नाटो को ज्वाइन कर लिया, है ना। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब यूएसए भी फॉलो नहीं कर रहा, यूएसए भी हैप्पी नहीं था इस चीज से। क्यों हैप्पी नहीं था? क्योंकि जब यूएसए ने कहीं ना न्यूक्लियर अटैक किए जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो यूएसए क्या चाह रहा था कि वर्ल्ड में ना सिर्फ एक ही पावर होनी चाहिए, और वो पावर कौन सी होनी चाहिए, यूएसए। इसीलिए जब इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई ना, तो यूएसए वाज नॉट हैप्पी विद दैट पॉलिसी, राइट। क्योंकि उसको क्या लगा कि ये पॉलिसी कहीं ना हमारी ग्रोथ में हर्डल क्रिएट करेगी। क्यों हर्डल क्रिएट करेगी? कि अब जो ऐसी कंट्रीज है ना जिनको दोनों से बेनिफिट चाहिए, वो क्या करेंगी, नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर लेंगी। इसलिए यूएसए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स के साथ हैप्पी था ही नहीं, राइट। देयरफॉर देयर वाज अ कंसीडरेबल अनईज इन इंडो-यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950s। इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है, इसलिए आपको देखने को मिलता है एक ऐसा अनईज दोनों के रिलेशन में, मतलब इजी नहीं रहे हमारे रिलेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब वॉर हुआ तो कहीं ना कहीं वो मिलिट्री वेपन्स और ये सारी चीजें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, राइट। द यूएस ऑल्सो रिसेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद सोवियत यूनियन, मतलब उसने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को भी एक टाइप से सस्पेंशन की नजरों से देखा, और इस चीज से वो सेटिस्फाई नहीं था, हैप्पी नहीं था यूएसए। गॉट इट।
इट मीन्स ये जो हमारी पॉलिसी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, तो इसके साथ कंट्रीज जो ब्लॉक्स थी, जो उनको लीड करी थी उन ब्लॉक्स को, वो वाली कंट्रीज हैप्पी नहीं थी. फाइन. सो यू हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया. लास्ट चैप्टर में आप स्टडी कर चुके हो, है ना. दिस पॉलिसी एम्फेसाइज्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. और इस पॉलिसी ने क्या किया, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाया. हमने क्या किया देखो, द emphasis on developing our resource base also meant that export oriented growth was limited. This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. और हम लोगों ने देखो क्या किया, यहां हम लोगों ने देखो एक और रीजन था जो हम लोग क्या चाह रहे थे कि हम किसी ब्लॉक को ज्वाइन ना करें, क्योंकि हम लोगों ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, बेसिकली अगर आप लोगों को लास्ट चैप्टर याद आ रहा हो, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो उसमें हमने बेसिकली क्या स्टडी किया था कि हमारी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, वो डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगी. उस डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि लोग इंडियन चीजों को परचेज करें, इंडियन कमोडिटीज को ज्यादा यूज में लेकर आए. लेकिन वो कब पॉसिबल था, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उनका एक्सपोर्टेड सामान आ रहा था, है ना. और अब क्या था, बिकॉज दे वर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस फ्रॉम अस, उनका सामान मशीन से बना होता था. दैट्स व्हाई इट वाज अवेलेबल ऑन चीप रेट्स ऑल्सो. बट हमारा सामान क्या था, इट वाज हैंडमेड. तो हमारा सामान उनके साथ कंपटीशन कर ही नहीं पाया. और अगर कंपटीशन नहीं कर पाता था तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इसका इंपैक्ट ये पड़ता था कि हमें अपनी जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, उसमें हमने चेंज करना पड़ा. और वो चेंज हमने क्या किया कि हम लोगों ने अपने इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं लिमिटेड करने की कोशिश की, और ये सोचा कि हम अपने ऐसे रिसोर्सेज डेवलपमेंट खुद करें ताकि हमें दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाना ही ना पड़े, है ना. और अगर ऐसा होगा तो अब देखो क्या होगा, अगर आपने अपने इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं क्लोज कर लिया, मतलब इकोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करके रख लिया, जैसे आप लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना. मतलब हम लोगों ने किस पर फोकस किया उस टाइम पे, कि हम सिर्फ ऐसी चीजें परचेज करें जो इंडिया में बनी है. अब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, अब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि हमारी कंट्री की चीजों की जो कहीं ना कहीं यूज होने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास और चीजें अवेलेबल है ही नहीं. और जब और चीजें अवेलेबल है ही नहीं तो अब लोग जाएंगे कहां, कहीं नहीं जा सकते ना. तो अब आपके पास जो अवेलेबल है आपको वही यूज करना पड़ेगा, है ना. एंड द सेम पॉलिसी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर ऑल्सो, and at the time of that particular time period, because India's economy, what did we try to do, हम लोगों ने अपनी जो imports है ना, उस growth को कहीं ना कहीं limited कर दिया. क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, हम लोग ये चाह रहे थे कि जो हमारा सामान है जो इंडिया में बना है उसका यूज ज्यादा होना चाहिए, है ना. और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. और इस डेवलपमेंट ने हमारी स्ट्रैटेजी को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, कि हम लोग क्या करें, इंटरेक्शन की, हम इतने ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे ही नहीं. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंटरेक्शन ज्यादा, क्योंकि देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसका मतलब इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है. लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसी है ना, स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी लिमिटेड होनी चाहिए आउटसाइड वर्ल्ड से. अगर आउटसाइड वर्ल्ड से हम लोग लिमिटेड हो जाएंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि हमारे पास अब और चीजों की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी, ऑप्शंस ही नहीं होंगे. और अगर ऑप्शंस ही हमारे पास इंडियन चीजों के हैं तो हम इंडियन चीजें ही परचेज करेंगे. इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं, वही ग्रो करेंगी, राइट. तो ये जो हमारी प्लान पॉलिसी थी ना, डेवलपमेंटल पॉलिसी थी, इसने भी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज किया कि हम लोग ऐसी इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाएं, राइट. होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो यहां पे आपको क्या गिवन है, डिड वी हैव मोर रिकॉग्निशन एंड पावर इन द वर्ल्ड व्हेन वी वर यंगर, पुअरर एंड वर मोर वल्नरेबल देन नाउ. इजंट दैट स्ट्रेंज. आप लोगों ने देखो क्या पढ़ा, उस टाइम पे देखो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. एक चीज तो आपको नेहरू की आइडियोलॉजी की माननी पड़ेगी कि उस टाइम पे देखो कंट्री की पोजीशन कैसी है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है ना. हमारी कंट्री के पास इवन ग्रेन्स भी खुद के नहीं है, वो भी हम लोग दूसरों से मंगवा रहे हैं, राइट. उसके अलावा क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें ऐसी हैं जो हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, राइट. हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टिल्टेड है सोशलिज्म की तरफ भी थोड़े. कुछ लोग चाह रहे कि कैपिटलिज्म को हम फॉलो करें,
है ना। और उस टाइम पे हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमें दूसरी कंट्री की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, क्योंकि हम अलोन इतने सफिशिएंट नहीं है उस पोजीशन पे। लेकिन देखो उस टाइम पे इंडिया की पोजीशन देखो, और उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स थे ना, उनकी कैपेसिटी देखो कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, राइट। क्योंकि जो चीजें थी, जो जिसकी वजह से इंडिया सेंटर पॉइंट होता था वर्ल्ड का, वो सारी चीजें एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। कभी फॉरेन अटैक्स की वजह से जो बचा कुचा था वो ब्रिटिशर्स लेके चले गए, राइट। तो अब तो हमारी कंडीशन कैसी थी, बहुत खराब हालत थी। लेकिन उस पोजीशन पे जो नेहरू ने जो इनिशिएटिव्स लिए ना, कि आपके पास कुछ नहीं है बट इवन देन यू आर ट्राइंग टू शो कि हमारे पास बहुत कुछ है ना। वही चीज हमने किसकी फॉर्म में की, नॉन अलाइनमेंट की फॉर्म में। हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कि हम दोनों कंट्रीज को इंपैक्ट करेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थे, डेफिनेटली नहीं थे। बट इवन देन जो पॉलिसी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई ना, उस पॉलिसी ने अट्रैक्ट कर लिया दोनों के दोनों ब्लॉक्स को, है ना। क्योंकि अब क्या बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी ऐसी कंट्रीज की जो ऐसा अट्रैक्शन चाह रही थी। और इतने पोजीशन, पावरफुल पोजीशन ना होते हुए भी हमने क्या कर दिया, वर्ल्ड के मैप पे एक ऐसा पोजीशन दिखा दी दैट यस इंडिया इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, है ना। कि इंडिया नाम की भी कोई कंट्री है जिसने एक नया इनिशिएटिव लिया कि वो ना उसके साथ जा रहा है ना उसके साथ जा रहा है। तो और कुछ नहीं, तो वर्ल्ड लेवल पे हमें रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई बाय द नॉन अलाइन मूवमेंट, राइट। एंड लॉट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइंड अस। जब उन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया तो इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंडिया वाज द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, राइट। तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि जो पॉलिसी फ्रेमर्स होते हैं ना हमारी कंट्री के, वो हमारी कंट्री के स्ट्रक्चर को बहुत लार्ज स्केल तक इंपैक्ट करते हैं। और ये चीज हमने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बड़े अच्छे से देख ली कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, बट इवन देन वी वर एबल टू गेट अटेंशन फ्रॉम बोथ ऑफ द ब्लॉक्स, राइट। आई होप जो हमारी पोजीशन है उस टाइम की, कौन सी, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, दैट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. You are able to understand every small point which is rational from the chapter's point of view. But if you are having any kind of doubts and query, you can ask your question in comment section. Okay, next part that is related to Afro-Asian unity, कि अब और वर्ल्ड में क्या हैपन हो रहा था और वहां पे इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, राइट? That we will discuss in next video. I hope you are getting the chapter. Chapter is quite interesting, है ना? I hope you are able to understand it. Okay, so we will meet in next video. Till then, keep learning, keep studying and stay connected. Thank you. Thanks a lot.